स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। और आज हम इसमें करेंगे परमाणु कक्षक के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसको किस आधार पर लिखा जाता है, उसके लिए क्या रूल्स आप फॉलो करते हो, वो सारे इसके अंदर आएंगे। क्योंकि आपके सिलेबस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, हाइड्रोजन से लेकर कम से कम जिंक 30 तक आपको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेफिनेटली जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार आपके इसके अंदर इस प्रकार से आ जाता है कि जैसे जिंक कितने नंबर पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप जब परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, आपको कौन कौन से रूल वहाँ पे फॉलो करने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन्स को भरने के जो नियम है, उसके अंदर आपका जो मेन सिद्धांत आता है वो आता है आपका आफ-बो सिद्धांत। आफ-बो जो सिद्धांत है उसके अंदर आपके नियम शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसी थ्योरी की। आफ-बो क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण करना। आफ-बो क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, निर्माण करना। यहाँ पे निर्माण करने से मतलब किसी बिल्डिंग का निर्माण करना है, किसी मकान का निर्माण करना नहीं है। इसका मतलब आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एलिमेंट का लिखते हो उसका निर्माण करना है। अब वो क्या कहता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों को हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। अब बात आती है कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम तो हमने लिखा, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले कल हमने क्वांटम संख्याएं की थी, उसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहला जो आपका कोश है n=1, जिसके लिए आपकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान है k कोश, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, अधिकतम 2 ही आ सकते हैं। सिर्फ एक ही ऑर्बिटल इसमें शामिल होता है आपका 1s। अगले की बात करें, n=1 के लिए एक ऑर्बिटल आता है, n=2 के लिए आपके 2 ऑर्बिटल्स हैं, 2s और 2p। n=3 के लिए हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3s, 3p और 3d। n=4 के लिए आपके 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। इसी प्रकार n=5 के लिए भी आपके 4 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, 5s, 5p, 5d, 5f। n=6 के लिए भी आपके 4 ही ऑर्बिटल्स हैं, 6s, 6p, 6d और 6f। इसी तरीके से n=7, इसके लिए भी आपके 4 ऑर्बिटल हैं, 7s, 7p, 7d, 7f। अगर आपके लिए ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन बने तो ये बन सकता है 1s से लेकर 7s तक परमाणु कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिए। तो सबसे पहले जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी वो क्या है, आपका 1s ऑर्बिटल है। एक नंबर पे आएगा 1s, फिर 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s और उसके बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s। 6s आने के बाद आपका नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है आपका 4f, 4f, 5d, 6p और 7s। अगर हमारा क्वेश्चन ये आता है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में 1s से लेकर 7s तक परमाणु कक्षकों को अरेंज कीजिए, तो ये सारा उसके अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 1s के बाद 2s लिख दो, फिर 3s, फिर 4s, सिर्फ ss लिखते जाओ, नहीं, उसमें सारे शामिल होंगे, p भी शामिल होगा, d भी होगा और आपका f भी होगा। अब यहाँ पे अपने देखें कि 1s से हम जब 7s पे आ रहे हैं तो एक ही 4f ऑर्बिटल आया है, 5f, 6f और 7f आपका नहीं आया है उसके अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। आफ-बो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को हमेशा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। यानी कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आएगा 1s के अंदर, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d के अंदर, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4f में, फिर 5d के अंदर, फिर 6p के अंदर, फिर 7s में।
एग्ज़ाम में सीक्वेंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होता है क्योंकि इसके बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जिंक जो 30 नंबर पे आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के डालेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करने के बाद। अगले सेक्शन की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। इस सिद्धांत के अंदर आपके कुछ नियम शामिल हैं जिसमें आपका पहला नियम लेके चलते हैं n+l का नियम। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है और l अपना क्या है? द्विअंशीय क्वांटम संख्या। n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हमने कल किया था n हमें किसके बारे में बताती है? शेल के बारे में, कोश के बारे में बताती है, जबकि l अपने को किसके बारे में बताती है? सब शेल के बारे में बताती है। l की वैल्यू n के ऊपर डिपेंड करती है और l की वैल्यू क्या होती है? n-1 होती है। अब अपने बात करें कि ये लॉ क्या कहता है। ये कहता है कि जिस परमाणु कक्षक के लिए, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n+l, n और l का जो योग होता है वो कम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरा जाता है। अगर किसी को सीक्वेंस याद नहीं है तो n+l के रूल से भी ये पता लगाया जा सकता है कि अगर आपको 2 ऑर्बिटल दे रखे हों तो कौन से ऑर्बिटल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारा एग्जांपल है 3d और 4s। इसके लिए आपको n और l की वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने आपको कल बताया था कि जो आगे अक्षर लिखा होता है वो किसकी वैल्यू देता है अपने को? n की। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 4। फिर हमने पढ़ा था कि d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 2 होती है, जबकि s के लिए कितनी होती है हमारी? 0 होती है। इन दोनों का एडिशन करें n+l, आंसर आ रहा है 3d के लिए 5 और इसके लिए क्या आ रहा है आपका? 4 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू n+l रूल पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे? हमारे 3d ऑर्बिटल में जाएंगे। अगली बात करते हैं अपने इसी के अंदर। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके लिए n+l का जो एडिशन है, n+l की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, जैसे 3d और 4p। इसके लिए तो आपने n+l की वैल्यू निकाल ली, कितनी है? 5। इसके लिए देखें n की वैल्यू कितनी है? 4 है और l की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 है। एडिशन करोगे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो दोनों के लिए वैल्यू सेम है। तो इस कंडीशन में आपको क्या देखना है? जिसके लिए n का मान कम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? पहले इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 4s के अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके 3d के अंदर और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4p के अंदर। तो इस रूल से भी आप ये बता सकते हो कि पहले किस कक्षक की ऊर्जा कम रहेगी और किस में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे। अगले नियम की हम बात करते हैं। अगला नियम है हमारा हुंड का नियम। वैसे तो n+l से पहले भी आप इसकी बात कर सकते थे। हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम, द मल्टीप्लिसिटी रूल्स ऑफ हुंड। हुंड क्या कहता है कि जब भी आप परमाणु कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो तो अगर आप समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो, हमें आहबो ने तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना है, जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले जाएगा और उसमें दूसरे वाले में बाद में जाएगा। लेकिन हुंड कहता है कि अगर आप समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? समभ्रंश, जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं पी ऑर्बिटल की। हमें पता है पी ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल आते हैं, px, py और pz। अब इसके अंदर क्या है? टोटल इसकी क्षमता कितनी आएगी? इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये कहता है कि सबसे पहले समान ऊर्जा वाले कक्षकों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद युग्मन होना स्टार्ट होता है। जैसे हम एग्जांपल लें, कार्बन से स्टार्ट करें। कार्बन 6 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो p के अंदर क्या होगा? ऐसे नहीं कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन px में भर दो, एक इलेक्ट्रॉन px में जाएगा और दूसरा किसके अंदर जाएगा? py में जाएगा। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन px में नहीं आएंगे। अगली बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p3। तो तीनों के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक px में, एक py में और एक pz के अंदर। अगली बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं p के अंदर 4। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? ऐसे नहीं कि px और py के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन लगा दो आप,
पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके इसके अंदर 2p4। इसी तरीके से अगर आप फ्लोरीन की बात करते हैं, फिर से px के बाद py में इलेक्ट्रॉन चल जाएगा और नियोन के अंदर क्या होगा, लास्ट वाले में। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले समान ऊर्जा वाले कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद उसका युग्मन क्या होता है, प्रारंभ होता है। ये आपका हुंड का नियम। अब जिसकी ऊर्जा कम या ज्यादा है उसके लिए तो हाफो ने आपको रूल दे दिया, n+l का रूल आ गया। लेकिन जिनकी ऊर्जा समान है उसमें हुंड का रूल क्या करता है, आपको हेल्प करता है। अगला आपका नियम है वो है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, इंक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ पाउली। पाउली क्या कहता है, पाउली आपको दो बातें बताता है। सबसे पहली बात आपकी क्वांटम संख्या से। पाउली कहता है कि 4 टाइप की क्वांटम संख्या हमने कल पढ़ी है, n, l, m और s। ये कहता है कि किसी भी परमाणु कक्षक में उपस्थित जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हम px की बात कर ले, मैं यहाँ पे बात करती हूँ 2px की। 2px के अंदर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं 2px के सेकेंड इलेक्ट्रॉन की। तो ये कहते हैं कि अगर हम एक ही कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर n, l, m और s चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान कक्षक, समान उपकक्षक होते हुए भी सेम नहीं हो सकता। कैसे, देखते हैं इसको। सबसे पहले बात करें n की, दोनों में 2 लिखा हुआ है, दोनों के लिए n की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। फिर आ गया आपका p, l, p के लिए कितना होता है आपका, 1 होता है। फिर बात आ गई px की, m की वैल्यू दोनों के लिए +1 और +1। लेकिन जब लास्ट में बात आती है आपकी स्पिन क्वांटम संख्या की, चक्रण क्वांटम संख्या की, तो मैंने आपको कल बताया था कि s की 2 वैल्यूज होती हैं, एक तो +12 और एक अपनी -12। अगर एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो डेफिनेटली दूसरे की मूवमेंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तभी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उनका पॉसिबल है रहना। तो अगर इसके लिए वैल्यू +12 मानेंगे तो दूसरे के लिए वैल्यू क्या आ रही है, ऑटोमेटिकली -12 आती है। अब देख लीजिए 3 आपकी जो क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू तो क्या है, सेम है, लेकिन आपका जो लास्ट क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू सेम नहीं है, दोनों की क्या है आपकी, डिफरेंट है। तो पाउली ये कहता है कि किसी भी समान एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर समान परमाणु कक्षक में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल 4 क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर अगर सेम है तो डेफिनेटली जो आपकी 4th क्वांटम नंबर है, चौथी क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, अलग ही होगी। इससे एक और बात भी निकल कर आती है आपकी पाउली वाले सिद्धांत से ही। पाउली का सिद्धांत ये भी कहता है, इस बात को भी क्लियर करता है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उनका जो चक्रण है, उनका जो स्पिन है वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। तभी तो एक का मान +12 और दूसरे का मान क्या आएगा, -12 आएगा। चक्रण क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो आपका ये जो अहोभाव का सिद्धांत है जिसमें आपके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, वो आपको ये बताते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने के अंदर आपके कौन कौन से जो रूल्स हैं आप फॉलो करोगे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप इजीली क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अगर हम लैब असिस्टेंट की दृष्टि से देखें तो हाइड्रोजन से लेकर जिंक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो आप उनको अच्छे से स्टडी कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि इस वीडियो की हेल्प से आप कितने ईजिली रख पाए हो। एक लास्ट हम और इसमें बात करेंगे
यहाँ पे आपकी जो 3 क्वांटम संख्याएं सॉरी 4 ये जो आपकी टोटल आपने थ्योरीज पढ़ी हैं, इसके अंदर लास्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे तो आपको यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय कहीं हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो नहीं बन रहा इलेक्ट्रॉन को इधर उधर अरेंज करने से, तो फिर उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आपका हेडिंग बनता है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इस तरीके की कंडीशन बन रही है तो वो आपके लिए क्या है, एक एक्सेप्शनल की स्थिति आती है। जैसे मैं आपको एक कन्फिगरेशन लिख के बताती हूँ क्रोमियम का। क्रोमियम आता है हमारा 24 नंबर पे। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रही हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद आपका क्या आता है 4s आता है 4s2। अब क्रोमियम आपका क्या है 24 नंबर पे है। इस विन्यास के अकॉर्डिंग चला जाए तो क्या है 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 4 ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन बन रही है आपकी हाफ फिल्ड वाली। D के अंदर 5, P के अंदर आपके 3, F के अंदर आपके 7। ये जो क्या है अर्धपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होता है दूसरों से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s1 3d5। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 3d5 4s1। इस ट्रांजिशन सीरीज के अंदर एक ऐसा एलिमेंट और है 30 से पहले, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख के बताओगे। आज के सेक्शन में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के नियम समझ में आए होंगे और आप इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। थैंक यू।